हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। तो आज का कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं और आज का टॉपिक है अपना पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को आज की क्लास में ही शुरू करके ख़त्म भी कर देंगे और कोशिश करेंगे आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो पाएँ इस चैप्टर के। ठीक है, काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं ही करा दूंगा आपको। ठीक है, और थोड़ी बहुत आप भी प्रैक्टिस करना अपनी तरफ से। अच्छा भाई, देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल जैसे ही मैं बोलता हूँ तो सबसे पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि एक पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, और पॉलिनोमियल को समझने से पहले अपने को समझना पड़ेगा कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है भाई। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम समझेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। और जो हमारा ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना भाई, ये फॉर्म होता है मतलब मल्टीपल एल्जेब्रिक टर्म्स से मिल करके। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए अपने को नीडेड है एल्जेब्रिक टर्म, एल्जेब्रिक टर्म्स। ठीक है, और एल्जेब्रिक टर्म्स जो होती हैं ये फॉर्म होती हैं मिलके कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल से। ठीक है, तो यहाँ पे इनको भी एक बार मैं लिख देता हूँ फिर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स रहती है। ठीक है, अब अपने इसके अंदर रेशनल, इरेशनल सब नंबर्स इसी के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर? कांस्टेंट्स के अंदर, क्योंकि जो हमारे नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या रहती है? हमेशा फिक्स रहती है। वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? जो कि हमेशा चेंज हो रहे हो या फिर जो हमारे को अननोन हो। तो जो हमारे कांस्टेंट होते हैं इनको हम जनरली नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक 1, 2, 3 या फिर सपोज 3/5 या √2 या 0.7 या फिर पाई। ये सब हमारे क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, और जब मैं वेरिएबल्स की बात करता हूँ तो वेरिएबल्स के अंदर जैसे कि x या y या xy या x² या फिर √x या फिर x⁻³ ये सब हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स है। ठीक है, जब हम कांस्टेंट्स को वेरिएबल्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो हमारी एल्जेब्रिक टर्म फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो ये x ही रह जाएगा और x भी क्या होगी? एक एल्जेब्रिक टर्म होगी। अगर सपोज मैं x² को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? 3x² फॉर्म हो जाएगा। या फिर सपोज मैं √x को सपोज 3/5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3/5 √x भी अपनी क्या हो जाएगी? एक एल्जेब्रिक टर्म हो जाएगी। जब हम मल्टीपल एल्जेब्रिक टर्म्स को प्लस या माइनस के थ्रू कनेक्ट करते हैं देन हमारा क्या फॉर्म हो जाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं लिख सकता हूँ कि 3x² में अगर मैं 3 या फिर x ऐड कर दूँ तो हमारा क्या हो जाएगा? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा। या फिर मैं लिख सकता हूँ x² में मैंने 3x ऐड करा और इसमें मैंने 2 ऐड कर दिया तो अगेन ये अपना क्या हो गया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया। या फिर सपोज मैं यहाँ पे जैसे कि अपने पास लिखा है 3x² और इसमें अगर मैं 3/5 √x ऐड कर दूँ तो अगेन ही हमारा क्या हो जाएगा? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारी एल्जेब्रिक टर्म है ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर कैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? सिंगल टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई। ठीक है, इसके बाद अब हमारी बात आती है पॉलिनोमियल्स की। तो जो पॉलिनोमियल हमारे होते हैं ये एक पर्टिकुलर टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं जो एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक को जस्ट फॉलो कर रहे होंगे। और वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो भी हमारे वेरिएबल है, यानी कि ये वाला पार्ट जो कि यहाँ पे पहुँचा देन यहाँ पे पहुँचा, अब इसको पॉलिनोमियल अगर बनना है, इस पूरे के पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर पॉलिनोमियल बनना है तो इसको क्या होना चाहिए? इसके अंदर जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं उन सब की पावर्स किस में होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर यानी कि जो हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 जो भी हैं अपने, उसमें क्या होनी चाहिए? हमारी वेरिएबल की पावर होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ सच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस in which power of variable is a whole number। ठीक है, algebraic expression in which power of variable, अच्छा ये पावर भी हमें कहाँ पे देखनी है? इन न्यूमरेटर। इसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इज अ होल नंबर। ठीक है, तो ये इस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है
जिसके अंदर वेरिएबल की पावर अपनी क्या रहनी चाहिए, होल नंबर रहनी चाहिए। इसके कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं देखूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखूँ तो क्या है अपनी 2 है। यहाँ पे अगर वेरिएबल की पावर देखूँ तो कितनी है 1 है। जिस चीज़ की जैसे कि यहाँ पे कुछ पावर नहीं लिखी रहती ना, तो उसकी पावर क्या होती है 1 होती है। और यहाँ पे भी जो अपनी पावर है वो होल नंबर ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। ठीक है, तो ये खैर यहाँ पे अभी के लिए लिखा नहीं है, पर इसको ऐसा लिख सकते थे। और अगर मैं एग्जाम्पल कंसिडर करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ √2x क्यूब माइनस 7/3x स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ पे आप कांस्टेंट पे रूट आ रहा है या कांस्टेंट की पावर उल्टी सीधी हो रही है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, हमारी होल नंबर है या फिर नहीं है। अगर तो वो है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल भी हो जाएगा। अच्छा भाई, और समझो यहाँ पे जैसे कि सपोज अपने पास कुछ ऐसा आ जाए 3x की पावर 7/2 माइनस 3x की पावर 7/2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखना चाहिए मेरे को जैसे सपोज 0.7x स्क्वायर माइनस 4। अगेन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो हमारे वेरिएबल की पावर है वो क्या है, हमारे पास होल नंबर में ही प्रेजेंट है। पर अगर सपोज मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स कंसिडर करने लग जाऊँ जैसे कि सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 3। अब आप कहोगे सर सब कुछ तो ठीक चल रहा है, देखो यहाँ भी होल नंबर है, यहाँ भी होल नंबर है, पर उसके बाद मैं आपको एक लाइन याद दिलाऊंगा क्या, कि आपको वेरिएबल की पावर कब देखनी है, जब वो वेरिएबल कहाँ पर प्रेजेंट हो, न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो। यानी कि इस पॉलिनोमियल को पहले इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पहले आपको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना होगा कि सारे के सारे वेरिएबल कहाँ पर आ जाएँ, न्यूमरेटर में आ जाएँ। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, पावर ऊपर जाएगी तो इस पर -1 लग जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल ऐसा आ गया जिसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर ये अब पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको इसके अंदर क्लैरिटी आ गई होगी। एक आधा एग्जाम्पल मैं और कंसिडर कर लेता हूँ इसका, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि सपोज अपने पास एक्स क्यूब है माइनस 3√x है प्लस 5 आ जाए। तो अगेन यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, √x आ गया। और √x का मतलब क्या होता है कि x की पावर 1/2 है, जो कि हमारा अगेन होल नंबर नहीं है। तो ये भी जैसे कि पॉलिनोमियल नहीं था और ये भी अपना पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ओके, तो अभी आगे चल लेते हैं और अपने को 2-3 चीज़ें यहाँ पे अभी समझनी है। सबसे पहले तो अपने को यही समझ में आना चाहिए कि जैसे कि सपोज अभी हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट होगा तब सेम इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने लग जाऊँगा। तो ऐसा क्या डिफरेंस आ जाएगा कि चीज़ तो यही रहेगी पर पॉलिनोमियल से हम क्या बोलने लग जाएंगे, इसे एक इक्वेशन बोलने लग जाएंगे। अच्छा भाई, तो एक बार ये चीज़ समझ लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर है, एंड देन अपने मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है, जो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो क्वेश्चन दिया है, कोई नहीं, इसी को मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर सपोज मैं 2 चीज़ें लिख लेता हूँ, पॉलिनोमियल और इक्वेशन। एक चीज़ जैसे कि आप लोगों में से जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान होगा भी वो यही बोलेगा कि इक्वेशन के अंदर इक्वल्स टू का साइन होता है, इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी और कोशिश कर लेते हैं इसको अच्छे से समझने की। जैसे कि सपोज px की वैल्यू लिख दूँ मैं x² + 3x + 2, अपना वही एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ठीक है। अभी और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इसे x² + 3x + 2 = 0, और इक्वल्स में मैं और भी कुछ लिख सकता हूँ। इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है कि 0 ही हमेशा प्रेजेंट हो। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में सबसे पहला अंतर तो यही आप समझ लो। क्या समझोगे कि पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू हमेशा इनपुट कर रहे होते हैं और हमको पूरे के पूरे px की वैल्यू एज आउटपुट मिल रही होती है। यानी कि पॉलिनोमियल का काम यहाँ पर क्या है कि ये x को एज इनपुट एक्सेप्ट करता है और पूरे के पूरा जो हमारा पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू को एज आउटपुट डिलीवर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्क किस तरीके से करेगा कि यहाँ पे हम 1 डालेंगे तो ये करेगा 1² + 3 × 1 + 2, तो इस तरीके से हमें 6 आउटपुट डिलीवर कर देगा। यानी कि यहाँ पे इनपुट क्या था, x की वैल्यू थी
और आउटपुट क्या हुआ 6 हो गया। इसी तरीके से सपोज मैं यहाँ पे सपोज अगर मैं -1 इनपुट कर देता तो ये क्या होता, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, तो ये हो जाता 1 -3 प्लस 2 और ये हमें आउटपुट क्या डिलीवर कर देता, 0 आउटपुट डिलीवर कर देता है। यानी कि यहाँ पे हमने -1 को अब की बार इनपुट करा और आउटपुट वैल्यू हमें इस फंक्शन की वैल्यू पता चल रही है कि जब x अपना -1 है तो पॉलिनोमियल उस टाइम पे क्या है, 0 के इक्वल है। अब इक्वेशन में क्या होता है, हमें पहले से पता होता है कि जो हमारा ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है। जैसा कि यहाँ पे हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, ये हमें पहले से ही पता है। अब हमें ये निकालना रहता है कि x की किस वैल्यू के लिए ऐसा होगा कि ये हमारा का पूरा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो जो मेन डिफरेंस है पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में वो यही है कि इनपुट क्या हो रहा है और आउटपुट क्या डिलीवर हो रहा है। भाई बात समझ में आ गई आपको। यहाँ पे हम x की वैल्यू इनपुट करते हैं और यहाँ पे हम x की वैल्यू एज आउटपुट, यानी कि हम यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बात समझ में आ गई। यहाँ पे इनपुट x और यहाँ पे आउटपुट जो होता है वो x होता है। क्लियर है। अच्छा भाई, अब एक टर्म और यहाँ पर निकल करके आती है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या आती है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है x की ऐसी वैल्यू जिनको इनपुट करने से हमारे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। सच वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि सच इनपुट वैल्यूज फॉर विच आवर आउटपुट बिकम इक्वल टू 0 आर कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने पिछला ही एग्जांपल कंसिडर करा था, यहाँ पे px किसके इक्वल था, x² प्लस 3x प्लस 2, इस तरीके से कुछ मैंने मान रखा था। अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x की ऐसी वैल्यूज होंगी जिनके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल बन जाए, 0 के इक्वल बन जाए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और निकल के आता है एंड इट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जैसे कि अपना पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल जो है वो मल्टीपल जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। और जो भी हमारे ये प्लस से या माइनस से कनेक्टेड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक टर्म्स बोलते हैं। ये हमने पहले भी देखा था। या फिर टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल इन केस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, एक पॉलिनोमियल बन जाता है। तो अब हमें ये देखना रहता है कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन का मतलब ये होता है कि किस टर्म पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, इस टर्म पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है, इस टर्म पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और इस टर्म पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री है वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, किसी भी टर्म पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है। आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमारी होती है ये हमेशा किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की इक्वल होती है। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की इक्वल होती है। अब ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ये दो जो हमारे जीरोज़ आ रहे हैं इस केस में, ये दोनों जैसे कि इस केस में आएंगे तो वो रियल आएंगे। हो सकता है कोई मैं पॉलिनोमियल ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसिडर करता जिसके अंदर जो दो हमारे जीरोज़ आ रहे हैं वो दोनों हो सकता था कि रियल ही ना होते, वो इमेजिनरी टाइप के होते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि दोनों हमारे क्या होते, इक्वल भी हो सकते थे। तो आपको ऐसा लग सकता था कि इसका एक ही जीरो आ रहा है, पर एक नहीं आ रहा, वहाँ पे जीरोस तो 2 ही आ रहे हैं, पर वो दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो आपको हमेशा ये फैक्ट कंसिडर करना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल होती है। इनफैक्ट हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को ही देख करके ये भी बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंसिडर करूँ 3x² माइनस 4x³ प्लस 4x माइनस 5, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आप देख करके पहचान गए होंगे कि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी नज़र आ रही है, 3 नज़र आ रही है। तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज़ होंगे, 3 जीरोज़ होने वाले हैं। मतलब कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज़ होने वाले हैं, 3 जीरोज़ होने वाले हैं। यानी कि x की 3 वैल्यूज़ ऐसी प्रेजेंट होंगी जो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देंगी, 0 बना देंगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल।
डिग्री अगर 1 है तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। आप एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल x+2 या फिर सपोज सिर्फ x भी, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री सपोज 2 हो जाए, देन सच पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी कि मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, अगर किसी पॉलिनोमियल के 2 जीरोज आ रहे हैं तो इसका मतलब पक्का से वो कैसा रहा होगा? क्वाड्रेटिक रहा होगा। अगर किसी पॉलिनोमियल का एक ही जीरो आ रहा है, उसकी डिग्री 1 है ना, तो डिग्री और नंबर ऑफ जीरोस बराबर चल रहे हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्या है? लीनियर है। अगर डिग्री 1 है, उसके एक जीरो आएगा और वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो x² - 5x - 11, ठीक है। अगर डिग्री 3 हो जाए, देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल कंसिडर करा था, सिंपल एग्जाम्पल x³ भी बोल सकते हो, या फिर सपोज 7x³ - 5 बोल सकते हो, या फिर इस तरीके से भी कोई बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर डिग्री सपोज 4 हो जाए तो इसको हम बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब कि 2, बाय क्वाड्रेटिक मतलब 2 बार 2, ठीक है। बाय क्वाड्रेटिक जैसे कि x⁴ - 3x² + 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम मतलब कि थोड़ा सा पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने के और भी काफ़ी सारे आपने क्राइटेरियाज पढ़े होंगे जब आप छोटे थे, लाइक मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। पर हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही वेरिएबल के पॉलिनोमियल है, इसीलिए अगर मैं देखो किसी भी पॉलिनोमियल में x लिख रहा हूँ तो मैं फिर वहाँ पे y, z ये सब इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब अभी हमारे कोर्स में नहीं है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स के अपने पास पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, पर अभी अपने को वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आगे चल लेते हैं। अभी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब हम समझ चुके हैं, ऐसी x की वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए? 0 के इक्वल बन जाए। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के मतलब हम समझ चुके हैं, वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में अपने को नजर आ रही है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और जितनी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही हमारे क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोज भी होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसको हम 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, और ये इनके नाम लिखे हुए हैं, और जितनी इनकी डिग्री होगी उतने ही, अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्या हो जाएंगे? जीरोज भी हो जाएंगे। अच्छा भाई, अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आ गया कि अपने को क्या बताना है? फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ध्यान से एक बार इसको समझ लो। मेरे को पता है आप लोगों को आता है, आप लोगों को सीधा पता है एक्स एक्सिस पे जितनी बार टकरा रहे हो उतने ही क्या हो जाता है? जीरोज हो जाते हैं। पर थोड़ा सा सब्र रखो, एक बार ये भी जान लेते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चन को अच्छे से मतलब टैकल कर सकते हैं। अगर वो हमारे साथ कुछ प्ले करने की कोशिश करे तो उसको भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखो भाई, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये था कि x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल बन जाए? 0 के इक्वल बन जाए। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, तो देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे पॉलिनोमियल कौन से एक्सिस पे है? y एक्सिस पे है। और y एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब अगर इससे ऊपर ये पॉजिटिव, नीचे ये नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है? 0 है। और यहाँ पर पॉलिनोमियल आ कितनी बार रहा है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो जाएंगे? 3 जीरोज इसके हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। सेम वे में पॉलिनोमियल यहाँ से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो इस एक्सिस पे 0, तो 1, 2, 3 जीरोज अगेन इसके भी हो गए। अगेन यहाँ पे भी मैं देखूँ तो पॉलिनोमियल ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो x एक्सिस पे एक बार आया तो यहाँ पर इसके कितने जीरोज हो गए? इसके 1 0 यहाँ पर इसके हो गए। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा भाई, और देखो अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से दे रखा है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझदार बनने की ज़रूरत है। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो आप। अब की बार पॉलिनोमियल इन्होंने x एक्सिस पे दे रखा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो हमारा x एक्सिस है इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब x एक्सिस की जो वैल्यू है वो y एक्सिस पे क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो पॉलिनोमियल भी इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, तो अब की बार y एक्सिस पे क्या होगा? 0 होगा। यानी कि इसके कितने जीरोज हैं? 1 0 है, ना कि जो आप सोच रहे थे 2।
अगेन अगर मैं इसकी भी बात करूं तो पॉलिनोमियल इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, वाई एक्सिस पे कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो इसके भी कितने जीरोज हुए, 1 ही जीरो इसके भी हुए। अगर मैं इसकी बात करूं तो पॉलिनोमियल इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो इधर ये कितनी बार आया, 3 बार आ गया, तो इस पॉलिनोमियल के भी अगेन कितने अपने पास जीरो हो गए, 3 जीरोज हो गए। अगर आपको स्टिल याद करने का शौक चढ़ा है तब आप कर सकते हो। अगर पॉलिनोमियल y पे प्रेजेंट है तो आप ये देख लो कि x एक्सिस से कितनी बार टकरा रहा है, और अगर पॉलिनोमियल x एक्सिस पे प्रेजेंट है तो आप ये देख सकते हो कि वो y एक्सिस पे कितनी बार टकरा रहा है। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चल लेते हैं। अब अपने को पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा 9th का भी कंसेप्ट लगेगा, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पहले हम पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जो हमारा एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसको हम कंसिडर करते हैं लाइक ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हम इसको कंसिडर करते हैं। और इसके जीरो सपोज मैं मान लेता हूँ कि जो इसके जीरोज आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, 2 जीरोज आएंगे। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ गई आपको? तो अब आप यहाँ पर एक बात ये समझो, अगर इतना आप समझ गए हो कि हम इसकी रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं या फिर कैसे जनरेट हम खुद से कर सकते हैं। आप मेरे को ये बताओ कि अगर आपने थोड़ी सी भी 9th क्लास पढ़ी है तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पे x की वैल्यू अल्फ़ा के इक्वल दे रखी है, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर हमने एक फैक्टर थ्योरम करके 9th क्लास में पढ़ी थी, वो ये कहती थी कि अगर x इज इक्वल टू अल्फ़ा इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो x माइनस अल्फ़ा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। सेम वे में अगर तो x इज इक्वल टू बीटा इसका एक ज़ीरो है, यानी कि जब मैं इसके अंदर बीटा डालता हूँ तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, ज़ीरो के इक्वल बन जाता है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि x माइनस बीटा क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अगर x इज इक्वल टू अल्फ़ा ज़ीरो था तो x माइनस अल्फ़ा फैक्टर, और x इज इक्वल टू बीटा अगर एक ज़ीरो था तो x माइनस बीटा क्या हो जाएगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे कोई एक नंबर है अपने पास 12, क्या मैं बोल सकता हूँ 12 का एक जो फैक्टर है इट इज़ 2, और ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 12 का एक फैक्टर है 3। क्या अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके बोल सकता हूँ कि 12 का जो एक फैक्टर है वो 6 भी है, 3 2 जा 6, यानी कि अगर तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस अल्फ़ा था और दूसरा फैक्टर x माइनस बीटा था, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा भी क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, अगर अब मैं इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को मिलेगा x² माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। और अगर इसके अंदर से मैं x कॉमन ले लूँ, ये माइनस कॉमन लिया इधर लिख दिया, और x कॉमन लिया इधर लिख दिया, प्लस अल्फ़ा बीटा, तो ये क्या हो जाती है, हमारी पॉलिनोमियल की एक जनरल इक्वेशन हो जाती है भाई। ठीक है, कि x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। जनरली हम इसको k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो भी अभी बहुत जल्द मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन हो जाएगी भाई। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल को जनरलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई बोले कि अपने को एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जो जीरोज़ हैं वो क्या हैं, 3 and 5 है, तो आप इसको अगर बहुत ही जल्दी लिखना चाहते हो तो कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और इस पूरे को क्या कर सकते हो, k से मल्टीप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, क्योंकि हम जीरोज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि हम इस तरीके की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं जिससे कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे जीरो से भी इक्वेट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे k से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई, हमारी जनरल इक्वेशन की बात हो गई। किसकी बात हो गई, जनरल इक्वेशन की बात हो गई। पर टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक है अपने को रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में। सपोज हमने अपनी जनरल इक्वेशन को क्या माना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल मान रखा है, और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल बन जाए, जीरो के इक्वल बन जाए। ठीक है, दूसरा अगर मैं इस वाली इक्वेशन को कंसिडर करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारी क्या है यहाँ पे अपनी स्टैंडर्ड एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है जिसके अंदर अल्फा और बीटा क्या हैं, इसके जीरोज हैं। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करने जाऊं तो मैं इन्हें डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता भाई। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है अपने पास, 1 है। तो सबसे पहला काम तो मेरा यही होना चाहिए कि यहाँ पे भी पहले मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना पाऊँ। कैसे बना सकता हूँ, या तो मैं ए को पूरे में से कॉमन ले लूँ, या तो ए से दोनों तरफ मैं डिवाइड कर दूँ। तो अगर मैं ए से दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ तो एक्स स्क्वायर ये हो गया, प्लस b बाई ए टाइम्स ऑफ x ये हो गया, और प्लस c बाई ए टाइम b बाई ए टाइम्स ऑफ x प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0 हो गया। अब मैं इन्हें कंपेयर कर सकता हूँ। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस के अंदर, इक्वेशंस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 0 के इक्वल सेम है। अगेन अब यहाँ पे मैं अगर x का कोफिशिएंट कंसिडर करूँ तो ये किसके इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा के, और यहाँ पे किसके इक्वल है, b बाय ए के इक्वल है। अगर मैं कांस्टेंट टर्म्स को कंसिडर करूँ तो यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा बीटा है, और यहाँ पे क्या है अपने पास c बाय ए लिखा है। बात समझ में आ गई। तो ये एक जनरल रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट्स। क्लियर है, आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, माइनस ऑफ बी बाई ए के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमेशा किसके इक्वल है, सी बाई ए के इक्वल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर सपोज मैं आपको कोई एक इक्वेशन दे दूं, या सपोज एक पॉलिनोमियल दे दूं, इक्वेशन क्यों, जैसे कि सपोज एक पॉलिनोमियल मैंने आपको दे दिया, पी एक्स इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और मैं पूछूं आप इसके अंदर बताओ कि सम ऑफ जीरोज़ क्या है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है। तो आप कहोगे सर सम ऑफ जीरोज़ जो होता है वो माइनस ऑफ b बाई ए के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पे a क्या है अपना 7 है, b क्या है अपना -2 है, और c क्या है, c है। आप देख सकते हो जनरल इक्वेशन में a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है एक्स का कोफिशिएंट, और c क्या है अपने पास कांस्टेंट टर्म है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सम ऑफ जीरोज़ की, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा इस केस में, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, ये माइनस लगाया, अब b की वैल्यू क्या है -2, और अपॉन में a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, तो 2/7 के इक्वल क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज़। इस तरह से अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, c बाय ए के, यानी कि 4/7 क्या आ रहा होगा प्रोडक्ट, और 2/7 क्या आ रहा होगा, सम आ रहा होगा। अच्छा भाई, अब इसी फैक्ट को कंसिडर करके जो हमने इस पूरी शीट पे पढ़ा है, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो भाई क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगेन यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट दैट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर सच वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम इक्वल्स टू 0। यानी कि आपको ऐसी x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, एंड देन आपको जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करनी है। ठीक है, सॉरी वेरीफाई करनी है। तो अगर आपको इसको 0 के इक्वल करना है तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, जैसे बचपन में भी 9th क्लास में करते थे यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हो बीच वाली दोनों को वापस से सॉल्व करके -3x आ जाएगा, और इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 2x स्क्वायर के। यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी किसके इक्वल है, 2x स्क्वायर के इक्वल है।
अब यहाँ से अगर आप x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस टू, यहाँ पे से x चला गया, x बच गया, यहाँ से x चला गया माइनस टू। अब यहाँ पे भी x माइनस टू ही बचता है हमेशा, इसका मतलब हमने कॉमन क्या लिया होगा, माइनस वन कॉमन लिया होगा। ठीक है, अब x माइनस टू यहाँ भी, x माइनस टू यहाँ भी, तो इसको मैंने अगेन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अपने पास क्या बचा, x, और यहाँ पे अपने पास क्या बचा, माइनस वन बचा। अगर ये पूरा ज़ीरो के इक्वल है, यानी कि या तो ये ज़ीरो होगा और या तो ये ज़ीरो होगा। अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब x की वैल्यू किसके इक्वल है भाई, 2 के इक्वल है, और अगर ये ज़ीरो है तो x की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। यानी कि x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 आर द टू सच वैल्यूज़ फॉर विच दिस पॉलिनोमियल विल बिकम इक्वल टू 0। यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखी है। अब अगर रिलेशनशिप को वेरीफाई करने की बात करूं तो सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ b बाई a के इक्वल होना चाहिए। तो सम ऑफ जीरोज क्या है यहाँ पे, 2 + 1। देखते हैं क्या ये माइनस b बाई a के इक्वल है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है अपनी, -3, और a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1। तो ये भी 3 बन जाएगा, ये भी 3 बन जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही काम यहाँ पे अपना चल रहा है। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, c बाई a के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल हो गया, 2 इंटू 1 के, ठीक है, 2 इंटू 1, और c बाई a किसके इक्वल हो गया, अगेन 2 बाय 1। तो अगेन ये यहाँ पे वेरीफाई हो गया कि 2 इंटू 1 किसके इक्वल होता है, 2 बाय 1 के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे सारी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रही है। सिमिलर वेज से हम इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। ये पूरा अपने को किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल करना है। तो एक तो इसको करने का तरीका ये है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x कर लो, एक x से एक x काट लो, और x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। पर एक बात आप ये भी तो सोचो, ये पॉलिनोमियल कैसा था, क्वाड्रेटिक, तो इसके आंसर भी कितने आने चाहिए थे, 2। आपके कितने आंसर आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। यानी कि आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। इस तरीके से x को x से काटना अलाउड नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे x कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पर x अगर कॉमन लिया तो x बचा, यहाँ से x कॉमन लिया तो 3 बचा, -3 बचा, सॉरी। और अगर अब इस पूरे को 0 होना है तो या तो ये 0 होगा या तो ये वाला भाई 0 होगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा अपना, ये 0 है तो x की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी। अब अगर यहाँ से आप रिलेशनशिप बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को वेरीफाई करना चाहो तो ऑफकोर्स कर सकते हो। सम किसके इक्वल आ रहा है, 3 के, और सम होता किसके इक्वल है, माइनस ऑफ b बाई a के इक्वल हमारा सम यहाँ पे होता है। तो माइनस b की वैल्यू क्या होती है, x का कोफिशिएंट, और a x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करूँ तो यहाँ पे 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा अपना, 0। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कांस्टेंट टर्म तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको मैं 0 की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, और a कितना है अपना, 1। तो 0 इज इक्वल टू 0 बाई 1। अगेन यहाँ पे हमारी रिलेशनशिप जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में वेरीफाई हो गई। ठीक है भाई, इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगर अपने को जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है, यानी कि ऐसी x की वैल्यू जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल बन जाए, 0 के, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का इस्तेमाल करके फैक्टराइज कर सकते हैं। बिकॉज 9 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर, तो a माइनस बी, a प्लस बी। और अगर ये पूरा 0 के इक्वल मेरे को करना है तो ये अपने ने फैक्टराइज कर लिया इसे, तो या तो x 3 के इक्वल या तो x माइनस 3 के इक्वल। अब अगर मैं सम ऑफ जीरोज़ की बात करूं तो सम ऑफ जीरोज़ यहाँ पे किसके इक्वल हो रहा है, 3 प्लस -3 यानी कि 0 के, और ये किसके इक्वल होता है, माइनस b बाई के। तो अगेन आप यहाँ देख सकते हो b वाली टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि b क्या होता है, x का कोफिशिएंट हमेशा होता है ना। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c क्या होती है, हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। तो सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू b जो कि 0 है बाय a। तो अगेन ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -9। दिस शुड बी इक्वल टू c, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में a। तो अगेन हमारी ये वाली रिलेशनशिप भी वेरीफाई होगी। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चल लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज, अच्छा एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज़ क्या हो, -2 एंड -1 हो। ठीक है,
तो ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं अपने को। तो यहाँ पे आप थोड़ा समझो कि मैंने आपको लिखवाया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये लिखवाया था मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि -2 प्लस -1 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि -2 इंटू में -1। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्योंकि ये -3 -1 और ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, पर अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तो आपको ये बात याद आनी चाहिए कि सर आपने जब ये लिखवाया था तो आपने इसे k से भी मल्टीप्लाई करा था, जहाँ पर k क्या हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। यानी कि सर आपको इसको k से भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। जो आपका आंसर आ रहा है वो सही है, कुछ उसमें गलत नहीं है, पर वो सही है सिर्फ k इज़ इक्वल टू 1 के लिए। अगर मैं सपोज k की वैल्यू √2 डाल दूँ तो देखो क्या होगा, √2x स्क्वायर 3√2x प्लस 2√2 जो कि सेकेंड ऑप्शन में प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। हालांकि ये इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं अभी आपको एक और तरीका बताऊंगा जैसे इस सेम क्वेश्चन को दोबारा कर सकते हैं। अगर तो आप k की वैल्यू 1/√2 रखो अगेन, तो ये वाला आंसर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप कहोगे सर हमें पहचानना कैसा पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो पेपर में ऑप्शन आए उसमें यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो और बाकी और कुछ ऑप्शंस दे रखे हों। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमें पता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, अपने को पता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज़ यहाँ पे किसके इक्वल हो रहा है, -3 के इक्वल हो रहा है। और अपने को पता है किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है वो किसके इक्वल हो रहा है, 2 के, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के इक्वल होना चाहिए। तो अब आपको एक एक करके सब ऑप्शंस में जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे -b/a 3 के इक्वल और c/a 2 के इक्वल है या फिर नहीं है। तो एक बार इसके अंदर देखते हैं। अगर इसके अंदर मैं c/a करूँ तो वो देखो किसके इक्वल आएगा, 2/1 के, यानी कि 2 के इक्वल, यानी कि ये कार्यक्रम तो ठीक चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे b/a करूँ तो ये -b/a के करूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -3/1 के। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। तो ये काम ठीक नहीं है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए था, -3 वहाँ पे चाहिए था। इसका मतलब ये वाला आंसर तो इनकरेक्ट है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से मैं एक ऑप्शन और चेक करके दिखा देता हूँ, आप बाकी खुद से कर लेना। जैसे सपोज ये वाला अपने को करना है, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज़ की बात करूँ तो किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -3/√2, और a की वैल्यू कितनी है, 1/√2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो √2 से √2 कैंसिल हो गया और अपना सम ऑफ जीरोज़ यानी कि -b/a की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 निकल के आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करूँ तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के इक्वल होना चाहिए। c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, √2, और a की वैल्यू कितनी है अपने यहाँ पे, 1/√2। अगर ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 इंटू √2 कितना बन जाएगा, 2। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, -b/a -3 के इक्वल भी आ रहा है और c/a 2 के भी इक्वल आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। सेम वे से आप बाकी ऑप्शंस के लिए भी चेक कर सकते हो जो भी आपके पेपर में आएंगे। क्लियर है? ये मल्टी करेक्ट टाइप एक क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। अच्छा भाई आगे चलते हैं। अच्छा ये कुछ एक अच्छा सवाल दिख रहा है तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो। अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि अगर इस तरीके का, एक सेकेंड, भाई बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, और जब ये क्वेश्चन आएगा तो साथ ही साथ बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि आप इसे फैक्टराइज करके सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। पर आप कैलकुलेट एक चीज़ कर सकते हो, क्या आप अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि इक्वल होगी -b/a के, यानी कि 2 हमारी क्या आ गई, सम ऑफ जीरोस आ गई, a b c।
ठीक है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। 8/2 किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, 4 के, यानी कि सम 2 के इक्वल है और प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 4 के इक्वल यहाँ पे अपना आ गया है, ठीक है। तो अब अपने को बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है, यानी कि जितना अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है उतनी तो एटलीस्ट मिल ही चुकी है कि सम ऑफ जीरोस कितना है 2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है अपने पास 4 है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं बाकी के क्वेश्चंस हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखो अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अपने को अगर ये मालूम है तो जो भी अपने को मालूम है एक बार उसका स्क्वायर करके देखते हैं, क्या पता जो रिक्वायर्ड है वो आ जाए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, इसकी बेसिकली स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी है मैंने, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4 के इक्वल आ गया। बात समझ में आ गई आपको। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू में बीटा की वैल्यू अपने को मालूम है क्या, कितनी मालूम है 4, और 4 2 जा फिर कितना हो जाएगा 8 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये क्या आ गया 4 आ गया। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस हिसाब से किसके इक्वल आ जाएगा, इधर नेगेटिव यानी कि -4। अब कोई जो ज़्यादा होशियार है उसको ऐसा लग रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 नंबर का स्क्वायर है और वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। ऐसा हो सकता है अगर इनमें से कोई एक नंबर इमेजिनरी हो, तभी मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अच्छा भाई इस पे आ जाओ। जैसे कि अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पता तो हमें सिर्फ यही 2 बातें हैं, एक ये और दूसरी ये, तो इन्हीं का यूज़ करके अपने को ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा बन जाए और यहाँ पे क्या बन जाए, अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाए। अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अपने को 2 मालूम है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2। यानी कि जो भी चीज़ मेरे को पता है इन सबको मैं उसी की टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी अगेन मैं एलसीएम ले लूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसको मैं थोड़ा सा इंटरचेंज कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे वाले भाई को लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4 मालूम है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अगेन 4 मालूम है, तो ये 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया -1/4, ये यहाँ पर निकल के आ गया। क्लियर है। अगेन अगर इसको सॉल्व करना चाहूँ तो इसको सॉल्व करना तो काफ़ी आसान है। देखो इस वाले पार्ट की तो वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट करी है, कितनी आई है -1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 है, तो इसको भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा -17/4 आ जाएगा। क्लियर है। इसको देख लेते हैं। अगर इसको अपने को कैलकुलेट करना है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बात नहीं। अगेन मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम क्या आ गया, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, और ऊपर क्या बन जाएगा अपना बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब, ठीक है। तो ये तो एलसीएम की बात हो गई। पर अगेन अल्फ़ा बीटा की होल क्यूब नीचे वाले को तो लिख के यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, पर इसकी वैल्यू इस कैलकुलेट करना है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट। तो देखो अपने को क्या मालूम है, अपने को ये मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अगर मैं इसकी क्यूब कर दूं दोनों तरफ तो इधर क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट्स a प्लस b, और इस तरफ क्या होगा 2 की क्यूब 8। अगेन इसके अंदर देखो ये वाला पार्ट अपने को रिक्वायर्ड है और बाकी सब अपने को मालूम है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी मालूम है और अल्फ़ा प्लस बीटा भी अपने को मालूम है। तो देखो किस तरीके से इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस इसकी वैल्यू कितनी मालूम है अपने को 4 मालूम है, तो ये कितना हो गया 12, और इस भाई की वैल्यू कितनी मालूम है अपने को 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कितनी, 8 - 24, यानी कि 12 2 24 हो जाएगा ना भाई, तो इसको इधर ले जाऊँगा, ठीक है। तो 8 - 24 यानी कि -16, तो ये किसके इक्वल आ गया -16 के, और ये किसके इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब यानी कि 4 का क्यूब यानी कि 64।
यानी कि अगेन ये किसके इक्वल आ गया, -1/4 के इक्वल आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस कंसिडर कर लिए। एक बार आप खुद से भी इस पूरे की प्रैक्टिस करना है। इनफैक्ट आप ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे बस px चेंज कर देता हूँ इस px के लिए, ठीक है, x² - 3x + 5 के लिए, ठीक है। आप इसके लिए एक बार ये सारी वैल्यूज़ खुद से कैलकुलेट करना। कितनी वैल्यूज़ है, 5, 6, 7 वैल्यूज़ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का हमारा। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये तो मैंने कुछ सिमिलर ही क्वेश्चन दे दिया, कोई नहीं, यहाँ चेंज कर देता। इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, अल्फा एंड बीटा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज ए इज़ 1 एंड बी इज़ -3, यानी कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया, 3 के। और सिमिलर वे में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए यानी कि 5/1 के इक्वल यहाँ पे हमारे पास आ गया। फाइंड द पॉलिनोमियल विच हैज़ 1/α² एंड 1/β² एज इट्स जीरोस। अगर तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसके ये जीरोस हैं, तो क्या मैं अपने पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकता हूँ, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, क्योंकि उसके जीरोस क्या हैं पॉलिनोमियल के, ये हैं, इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है? तो देखो यहाँ से अब मेरे को वैल्यू किसकी रिक्वायर्ड है, इस पार्ट की, जो कि देखो हमने निकालना है, यहाँ पे सीखा है, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे सीखा है कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सीखा है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी तो अपने को आराम से मिल ही जाएगी, यानी कि दिस पार्ट इज α² β² एंड ऊपर वाला भाई इज α² प्लस β², ठीक है, इनटू में x प्लस 1/α β का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी, मेनली ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो अगेन मैं बोल सकता हूँ, अगर इस भाई को मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँ तो a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस भाई की वैल्यू अपने को मालूम है कितनी, 5, 5 2 ज़ा 10 और 10 उधर चले जाएगा, तो ये अगेन किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी अपनी क्या वैल्यू आएगी, x² माइनस α² प्लस β² की वैल्यू टेक दी, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 इंटू में x प्लस अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। और लास्टली हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वेयर k इज एनी कांस्टेंट। आई होप ये पूरा सेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टिल अगर कोई डाउट रह गया हो तो एक बार दोबारा से इसको देखो आप, ठीक है। और फिर बहुत जल्दी हम एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, होपफुली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, और वहाँ पे भी वन शॉट 1 घंटे में ही उस पूरे चैप्टर को हम ख़त्म कर रहे होंगे। इस पूरी सीरीज़ में मैं कोशिश कर रहा हूँ हर चैप्टर को 1 ही घंटे में ख़त्म करने की, और मैक्सिमम पॉसिबल जो क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल अपना हो सकता है आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में या बोर्ड एग्ज़ाम्स में, उसको भी कवर करने की, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से देखो और कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।